नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एनआरए और सीईटी क्या है? क्या एसएससी, बैंक, आरआरबी की परीक्षाएं अब नहीं होंगी? और एनआरए और सीईटी क्या स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप सभी के माइंड में ज़रूर आए होंगे एक न एक बार। What is CET and what is NRA? How it will impact the students? Is it beneficial or not? Who can apply for CET? What would be the selection process for the recruitment? And how to prepare for CET? यानी कि CET क्या है, NRA क्या है, ये स्टूडेंट्स को किस तरीके से इम्पैक्ट करेंगे, सीईटी के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और सीईटी का प्रिपरेशन मेथड क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपके माइंड में ज़रूर आया होगा, अभी आपको डाउट होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिए ताकि आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं कि एनआरए क्या होता है। व्हाट इज एनआरए? एनआरए स्टैंड्स फॉर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो एनआरए एक मल्टी एजेंसी बॉडी है जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटी को करवाएगी एक प्रिलिमिनरी एग्जाम के तौर पे टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट इन द आईबीपीएस, एसएससी एंड रेलवेज। दोस्तों, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ग्रुप ए की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ ग्रुप बी और ग्रुप सी की बात की जा रही है। और फ्रेंड्स, जो यहाँ पे रेड कलर से आपको दिख रहे हैं उन वर्ड्स को या उन लाइंस को आप ज़्यादा नोटिस कीजिए क्योंकि वो मेन इन्फॉर्मेशन है। अब जो ये एजेंसी बनी है एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसके जो चेयरमैन होंगे वो सेक्रेटरी लेवल के होंगे और जो बाकी मेंबर्स होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज से, एटसेट्रा। व्हाट इज कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीईटी क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जिससे कि बच्चों का एक प्रीलिमिनरी लेवल का टेस्ट लिया जाएगा बच्चों का, ताकि उनको स्क्रीन किया जाए अगले लेवल के लिए फॉर द आईबीपीएस, एसएससी एंड आरआरबीज। एंड द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द सीईटी विल बिकम एलिजिबल फॉर टीयर 2 और टीयर 3 विच विल बी कंडक्टेड बाय द आईबीपीएस और आरआरबी, एसएससी इटसेल्फ। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने सीईटी को क्वालिफाई कर लिया है, क्वालिफाई करने का मतलब कि जो सीईटी का मिनिमम कट ऑफ होगा, फॉर एग्जांपल अगर 100 मार्क्स का पेपर है, मिनिमम कट ऑफ अगर 50 मार्क्स है, आपके अगर 60 आ गए, आपने क्वालिफाई कर लिया। एक बार आपने सीईटी को क्वालिफाई कर लिया, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर टीयर 2 और टीयर 3 एंड विच विल बी कंडक्टेड बाई आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी इटसेल्फ। देन द सीईटी विल बी कंडक्टेड ट्वाइस एवरी ईयर, यानी कि एक साल में सीईटी 2 बार कंडक्ट करवाएगी। कौन करवाएगी कंडक्ट? तो एनआरए, यानी कि आपको 2 मौके मिलेंगे, 2 चांसेस मिलेंगे सीईटी में अपीयर होने का विद इन 1 ईयर। द एनआरए विल कंडक्ट सीईटी सेपरेटली फॉर, यानी कि एनआरए जो है वो ग्रेजुएट्स जो स्टूडेंट है उनके लिए एक अलग सीईटी करवाएगी, कंडक्ट करवाएगी। जो 12th पास है, हायर सेकेंडरी, उनके लिए एक अलग सीईटी करवाया जाएगा और जो 10th पास है उनके लिए अलग करवाया जाएगा। यानी कि अगर आपको मैट्रिकुलेट सीईटी में अपीयर होना है तो 10th पास होना जरूरी है, हायर सेकेंडरी सीईटी में अपीयर होना है तो 12th पास होना जरूरी है, और अगर आपको ग्रेजुएट लेवल के सीईटी में अपीयर होना है तो आपको ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। नाउ एग्जाम सेंटर्स विल बी डेवलप्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री वेदर इट इज रूरल और अर्बन एरियाज, यानी कि ऐसा दावा किया गया है कि एग्ज़ाम सेंटर जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा भारत के, चाहे वो शहरी इलाका में हो या ग्रामीण इलाका में हो, रूरल और अर्बन एरियाज। एंड जो गवर्नमेंट है वो स्पेशल फोकस उन्होंने कर रखा है टू डेवलपिंग द सेंटर्स इन 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, यानी 117 डिस्ट्रिक्ट जिनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया, उस पर ज़्यादा फोकस है इन डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम सेंटर्स को डेवलप करने का। एंड फ्रेंड्स, इसके साथ ही यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो जाइए नेट पे सर्च कीजिए। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया, भारत में कुल कितने ज़िले हैं?
अगर आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, और नहीं पता है तो नेट पे सर्च कीजिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कोई सा भी एग्जाम अगर आपको अपीयर होना होता है तो उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर रहे हैं तो एक अपर एज लिमिट रिस्ट्रिक्शन होगा फॉर द कैंडिडेट्स टू अपीयर फॉर द सीईटी। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो बच्चे यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो उनके लिए अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो अपर एज लिमिट 32 होता है, यानी कि वो 21 ईयर्स से 32 ईयर्स के बीच में ही एग्जाम दे सकते हैं। वंस दे अचीव 32 ईयर्स, आफ्टर दैट दे विल नॉट बी एबल टू अपीयर इन द एग्जाम। यानी कि एक अपर एज लिमिट जो रिस्ट्रिक्शन है उसके बाद आप नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे सीईटी में भी वही फंडा है कि उस अपर एज लिमिट को आप टच कर लेंगे तो उसके बाद आप सीईटी में अपीयर नहीं हो पाएंगे। नाउ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सो बैचलर डिग्री फॉर ग्रेजुएट सीईटी, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट सीईटी में अपेयर हो रहे हैं तो बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। अगर आप हायर सेकेंडरी सीईटी में अपेयर हो रहे हैं तो 12th पास आप होने चाहिए। एंड लास्ट, अगर आप मैट्रिकुलेट सीईटी में अपेयर होना चाहते हैं तो आप 10th पास तो जरूर होने चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सिलेबस एंड द एग्जाम पैटर्न। सो सिलेबस क्या होगा और एग्जाम का क्या पैटर्न होगा। सो कॉमन एंड स्टैंडर्ड फॉर ऑल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो दोस्तों इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है फॉर एग्जाम्पल अभी आप बैंकिंग का एग्जाम देंगे, एसएससी का देते हैं, रेलवे का देते हैं, यानी कि आप अलग अलग पेपर दे रहे हैं तो उसके लिए आप अलग माइंडसेट को बनाकर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके माइंड में होगा कि हमें मैथ्स में इन चैप्टर्स को पढ़ना है, रीजनिंग में इस चैप्टर को पढ़ना है, इस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। रेलवे का जब एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे आप तो वहाँ पे आप एक अलग स्ट्रेटजी अपनाएंगे, यानी कि वहाँ पे आप मैथ्स के उन चैप्टर्स को सेलेक्ट करेंगे जो कि आप आपके हिसाब से वो रेलवे में ज़्यादा पूछ रहे होंगे उन चैप्टर्स से क्वेश्चन। तो यानी कि हर एग्ज़ाम का एक अलग अलग रिक्वायरमेंट था, लेकिन अब क्योंकि सारे एग्ज़ाम का जो प्रिलिमिनरी लेवल है वो अब एक एग्ज़ाम होगा सीईटी। सो अब हमको इसमें टाइम नहीं खपाना होगा कि हमको रेलवे के एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है, हमको एसएससी के एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है, हमको बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है। अब हमको जो भी पढ़ना है, चाहे वो इंग्लिश में हम पढ़ रहे हो, रीजनिंग में कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, मैथ्स का पढ़ रहे हो, जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हो, तो हमको अब कॉमन पढ़ना है। कॉमन पढ़ना है जो कि हमको सभी एग्जाम्स में काम आ पाएगा। सो इसीलिए लिखा हुआ है कॉमन एंड स्टैंडर्ड फॉर ऑल द रिक्रूटमेंट एजेंसीज। देन सीईटी स्कोर विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स, यानी कि आपने जो एक बार स्कोर कर लिया सीईटी में वो स्कोर अगले 2 साल के लिए, कुल मिला के 3 साल के लिए वैलिड होगा। इसका क्या मतलब है? तो चलिए इसका मतलब हम समझते हैं। सो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि 2021 में आपने पेपर दिया। दोस्तों आपको ये पता है कि एक साल में हम 2 बार सीईटी दे सकते हैं, तो आपने 2 बार एग्ज़ाम दिया। फर्स्ट सीईटी में फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स का पेपर है एंड 50 मार्क्स मिनिमम कट ऑफ है, आपके मार्क्स आते हैं 45, यानी कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। या आप ये मान लीजिए कि आपके 45 नहीं है, आपके 65 है, आप क्वालिफाई कर लिए हैं, बट किसी वजह से आप एडमिशन नहीं ले पाए, किसी भी वजह से आपके पर्सनल फैमिली हेल्थ प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आप एडमिशन नहीं ले पाए, या टियर 2 या टियर 3 का जो एग्ज़ाम है वो आप नहीं दे पाए। सो आपने सेकेंड अटैम्प्ट लिया, या आप 2022 में फिर से अपेयर हो रहे हैं, 2022 में फिर से अपेयर हो रहे हैं। सो वहाँ पे आप इस मार्क्स को, क्योंकि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लिया था, आपके 65 मार्क्स आए थे, मिनिमम कट ऑफ 50 था, तो आप इस 65 मार्क्स को आप 22 में भी यूज कर सकते हो सीईटी के दौरान, और 23 में भी आप इसको यूज कर सकते हो, यानी कि 3 साल में आप 6 बार सीईटी दे सकते हैं। सो आपका जो स्कोर, मान लीजिए कि फर्स्ट या सेकेंड अटैम्प्ट में अगर आपके हाईयर स्कोर है 80 मार्क्स में से अगर आपके 70-75 है, तो उस स्कोर को आप आने वाले सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी सीईटी में नंबर में जो अपेयर होंगे उसमें आप उस मार्क्स को यूज कर सकते हैं। सो इसका मतलब यही है कि सीईटी स्कोर विल बी वैलिड फॉर द 3 ईयर्स। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए ये कैसे बेनिफिशियल है, क्या बेनिफिट्स मिलेगा स्टूडेंट का अगर वो सीईटी के लिए अपेयर हो रहे हैं तो। सो फर्स्ट पॉइंट, 1 एग्जाम 1 फी, सिंगल एग्जाम विल रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द पुअर कैंडिडेट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो 1 एग्जाम 1 फी का सिंपल मतलब है एक एग्जाम, एक बार फॉर्म और एक बार पेमेंट। यानी कि अब तक क्या होता है कि हमें अगर वेरियस एग्जामिनेशन देने हैं तो उसके लिए अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। आप एक फॉर्म को
फिल करके आप सारे एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। अगर आपको बैंकिंग का एग्ज़ाम में अपीयर होना है तो आपको उसके लिए अलग से फॉर्म्स फिल करना पड़ता है। अगर आपको एसएससी के लिए, अगर आपको रेलवे के लिए, तो हर एग्ज़ाम के लिए आपको अलग अलग फॉर्म्स को फिल करना पड़ता है। बट नाउ, हाँ, फॉर्म को फिल करना पड़ता है एंड पेमेंट भी अलग अलग करना पड़ता है। बट नाउ वन एग्जाम वन फी, यानी कि एक फॉर्म भरा आपने एक बार पेमेंट, मतलब एक बार पेमेंट किया और वन एग्जाम। एंड मोर ओवर, ये जो सिंगल एग्जाम है, दिस विल रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द पुअर कैंडिडेट्स, यानी कि अब पुअर कैंडिडेट्स जिनके ऊपर पहले काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन था, अभी मैंने आपको बताया कि वेरियस एग्जामिनेशन में वेरियस फॉर्म्स एंड वेरियस पेमेंट्स, सो अब वो रिड्यूस हो जाएगा। जो पुअर कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन, अब उनको पेमेंट कम करना पड़ेगा, उनके पैसे कम खर्च होंगे। सिंगल कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि अब वेरियस एग्जामिनेशन के लिए हमको एक ही प्रिलिमिनरी एग्जाम देना पड़ेगा, सिंगल अब अलग अलग नहीं देना है, वेरियस प्रिलिमिनरी एग्जाम्स नहीं देने हैं। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। फ्रेंड्स, इसका मतलब आप ये मत समझिए कि पूरी ज़िंदगी आप सीटी दे सकते हैं। जब तक आपका अपर एज लिमिट नहीं टच होता है तब तक आपको जितने अटेम्प्ट्स वैलिड है उतने आप अटेम्प्ट्स ले सकते हैं। यहाँ पे अटेम्प्ट्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक साल में 2 अटेम्प्ट है, आप दोनों में अपेयर हो सकते हैं। नेक्स्ट ईयर भी आप अपेयर हो सकते हैं दोनों बार, जब तक कि आपका जो अपर एज लिमिट है उसको आप टच नहीं कर लेते हैं। एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन मल्टीपल लैंग्वेज, यानी कि एग्जाम जो है वो मल्टीपल लैंग्वेज में आप कंडक्ट कराया जाएगा। जनरली क्या होता है कि हिंदी या फिर इंग्लिश, इन्हीं 2 लैंग्वेज में एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया जाता है। बट नाउ द एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन मल्टीपल लैंग्वेज, तो इससे उन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा जो अपने स्टेट लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं, यानी कि जो हिंदी या इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। कैंडिडेट्स कैन अपीयर फॉर द न्यूमरस CET टिल यू क्वालिफाई इट विद द डिजायर स्कोर, यानी कि वही बात कि अगर आपके पहले अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, डिजायर स्कोर नहीं आया है, देन यू कैन अपीयर इन द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ CET, जब तक कि आपके डिजायर स्कोर, आपने जो स्कोर सेट किया है, जो आपने एम बनाया है, जब तक आप उसको अचीव नहीं कर लेते हैं। विद द सेटिंग अप ऑफ एग्जाम सेंटर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, फीमेल कैंडिडेट्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू ट्रैवल फार, यानी कि क्योंकि ऐसा दावा किया गया है कि एग्जाम सेंटर्स भारत के हर जिले में होंगे, सो इससे क्या होगा, तो इससे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा। अब उनको एग्ज़ाम सेंटर के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा अपने गांव को छोड़कर, क्योंकि जनरली शहरों में लड़कियों को उतना दिक्कत नहीं होता है। जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं शहर में उतना दिक्कत नहीं है, उनको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है। बट अगर हम बात करें रूरल एरियाज़ के या छोटे शहरों की बात करें, तो वहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगर किसी एग्ज़ाम का जो उनका सेंटर है वो घर से काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ जाता है, तो कई बार उनको एग्ज़ाम भी छोड़ना पड़ता है ड्यू टू वेरियस रीजन। कई बार उनके ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि आपको उतना दूर नहीं जाना है, कई बार उनके कुछ पर्सनल और हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं। सो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अब ये काफ़ी अच्छा होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि अब उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा दूर सेंटर्स पे जाने के लिए। अब दोस्तों ये एक लास्ट पिक्चर है, इसके थ्रू आप समझिए कि CET क्या है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अब तक बैंकिंग का एग्जाम देना है तो आपको राइट जाना है। अगर आपको रेलवे का एग्जाम देना है, अपीयर होना है, तो आप स्ट्रेट जा रहे हैं। अगर SSC के एग्जाम में अपीयर होना है तो आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। बैंकिंग राइट, SSC लेफ्ट, रेलवे स्ट्रेट। बट नाउ आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि लेफ्ट और राइट ये सब अब एक स्ट्रेट लाइन में आ गए हैं, यानी कि अब आपको न लेफ्ट जाना है, न राइट जाना है, न स्ट्रेट जाना है, यानी कि अब एक रास्ता बन गया है, आपको उसी पे चलना है। और उस रास्ते का नाम है, उस दवा का नाम है, उस इलाज का नाम है CET, यानी कि किसी भी एग्जाम के लिए आपको अब एक एग्जाम देना है जिसका नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET। उसको आपने क्वालिफाई कर लिया, देन आप Tier 2 में जब जाएंगे तो फिर अगर SSC के Tier 2 में जाएंगे तो वो SSC कंडक्ट करवाएगी। IBPS के Tier 2 में पहुंचते हैं तो IBPS करवाएगी। रेलवे के Tier 2 Tier 3 में पहुंचते हैं तो वो रेलवे करवाएगी। बट स्टार्टिंग में जो प्रीलिम एग्जाम होगा, जो फर्स्ट एग्जाम होता है, वो अब CET सेम हो जाएगा। तो आपको लेफ्ट राइट में कंफ्यूज नहीं होना है ना। 1 एग्जाम, 1 फी एंड 1 पेमेंट। सो अब सबके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।